वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, इस चैनल में आपको डेली शेयर मार्केट से जुड़े 10 नए अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की 74वीं सालाना आम बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है और जिस प्रकार इंडस्ट्री नई चीज़ों को अपना रही उससे कई नई चुनौतियां पैदा हुई है। इससे यह बात भी सामने आई है कि भारत को न सिर्फ ज़्यादा संख्या में बल्कि ज़्यादा बड़े बैंकों की ज़रूरत है। बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को एसबीआई जैसे 4 या 5 और बैंकों की ज़रूरत है। इकोनॉमी और इंडस्ट्री के हाल में आए बदलाव की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार से वास्तविकता बदली है, उन्हें पूरा करने के लिए हमें बैंकिंग का विस्तार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज बैंकों का बही खाता ज़्यादा साफ सुथरा है, ऐसे में वो बाज़ार से पैसा उठा सकते हैं। इससे सरकार पर बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन का बोझ कम होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर हम कोविड-19 के बाद की परिस्थितियों को देखें तो भारत का बैंकिंग सेक्टर काफ़ी यूनिक नज़र आता है, जिसने डिजिटलाइजेशन को सफलतापूर्वक अपनाया है। महामारी के दौरान कई देशों के बैंक अपने ग्राहक तक पहुंच स्थापित नहीं कर पा रहे थे। वहीं भारतीय बैंकों के डिजिटलाइजेशन की बदौलत हमें डीबीटी और डिजिटल मैकेनिज्म के जरिए छोटे, मंझोले और बड़े अकाउंट होल्डर्स को पैसे ट्रांसफ़र करने में मदद मिली है। नेक्स्ट अपडेट है, निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने अगले 18 से 24 महीनों में अपनी बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को 2 लाख गांवों तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। बैंक अपना यह विस्तार ब्रांच नेटवर्क, बिजनेस संवाददाता, बिजनेस फैसिलिटेटर्स, सीए पार्टनर्स, वर्चुअल डीलरशिप मैनेजमेंट और डिजिटल आउटरीच प्लेटफॉर्मों के संयोजन के जरिए करेगा। इससे बैंक की पहुंच देश के 1/3 गाँव तक बढ़ेगी। एचडीएफसी बैंक 550 से ज़्यादा जिलों में एमएसएमई को अपने उत्पाद और सेवाएं देता है। एचडीएफसी एमएसएमई तक बैंकिंग सेवाओं को देने में अग्रणी बैंक बनकर उभरा है। एमएसएमई देश के आर्थिक विकास और रोजगार पैदा करने का एक अहम जरिया है। अभी तक देश के 1 लाख से ज़्यादा भारतीय गाँवों में बैंक का विस्तार हो चुका है। बैंक का उद्देश्य इसे दोगुना करते हुए 2 लाख गाँवों तक अपनी पहुंच बनाना है। इसके अलावा अपनी इस योजना के तहत बैंक अगले 6 महीनों में 2,500 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की तैयारी भी कर रहा है। एचडीएफसी बैंक बैंकिंग की सुविधा वाले एवं बैंकिंग की सेवा से वंचित क्षेत्रों में प्री एवं पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप लोन्स, 2 व्हीलर्स एवं ऑटो लोन असेट्स, गोल्ड ज्वेलरी और अन्य विशिष्ट रूप निर्मित लोन उत्पादों की कस्टमाइजेशन पेश करता है। बैंक अब तेज़ी से बदल रहे ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखकर अपने उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, विदेशों से आने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की लैब में टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद ही उसे मार्केट में बेचा जा सकेगा। दरअसल दूरसंचार विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार विदेश से आने वाली डिवाइस में किसी भी तरह की सुरक्षा खामियों की जांच के लिए टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। नए नियम जुलाई 2022 से लागू होंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त लैब में टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को देश में बेचा या आयात किया जा सकेगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग द्वारा बाकायदा प्रोडक्ट्स की लिस्ट जारी की गई है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक इस लिस्ट में स्मार्ट वॉच, ट्रैकिंग डिवाइस, स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर और टेलीकॉम नेटवर्क्स के लिए बेस टावर स्टेशन जैसे प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है। इन सभी प्रोडक्ट्स को सरकार द्वारा इंडियन टेलीग्राफ रूल्स में संशोधन के बाद लागू किया गया है, जिन्हें मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए अनिवार्य टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के तीसरे चरण के अनुसार जारी किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, आवास वित्त निगम लिमिटेड दैट इज एचडीएफसी ने अपने बकायों की वसूली के लिए
अंसल हाउसिंग द्वारा उसके पास गिरवी रखे गए शेयरों में से कुछ को बेच दिया है। अगस्त में HDFC ने अंसल हाउसिंग लिमिटेड के 46,20,000 शेयरों को गिरवी रखा था। यह 7.78% चुकता शेयर पूंजी के बराबर है। बकाया ऋण की वसूली के लिए HDFC ने इसमें से एक हिस्सा बेच दिया है। शेयर बाजार को भेजी सूचना में HDFC ने बताया कि अंसल हाउसिंग लिमिटेड के कुल 12,67,504 शेयरों की बिक्री की गई है, जो 2.13% चुकता शेयर पूंजी के बराबर है। इनमें से 1,57,939 शेयर की बिक्री 24 सितंबर को की गई। नेक्स्ट अपडेट है NBFC भारत में MSMEs के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। ये आय सृजन गतिविधियों में संलग्न और ग्रामीण व शहरी क्षेत्र दोनों में आजीविका को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए फाइनेंस एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में उभरी है। उद्योग की रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग का सकल ऋण पोर्टफोलियो 10.1% बढ़कर 31 दिसंबर 2020 तक 2,32,648 करोड़ पर पहुंच गया। दिसंबर 2019 के अंत में NBFC का MSME के सकल ऋण पोर्टफोलियो में 9.06% हिस्सा था, जो 2,11,302 करोड़ रुपए था। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने भारतीय श्रम बाजार को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिससे लाखों लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं। एक सतत आर्थिक संकट और नौकरी के कम अवसरों को देखते हुए इन बेरोजगार पुरुषों व महिलाओं के सामने अपने कौशल को अपने निजी व्यवसाय में बदलकर स्वरोजगार वाले व्यक्ति के तौर पर काम पर लौटने की अधिक संभावना है। माना जाता है कि सूक्ष्म उद्यमों का अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, और यह सच भी है। यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान देते हैं और इसमें से अधिक रोजगार देने आय सृजन की गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर संपन्नता लाने के साथ साथ और अधिक व्यवसायों के लिए रास्ता खोलने के लिए एक सहज क्षमता है। नेक्स्ट अपडेट है कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के MD और CEO रविंद्र ठक्कर ने कहा कि सरकार ने टेलीकॉम कंपनी को इक्विटी के जरिए बकाया ऋण का भुगतान करने का विकल्प दिया है, और यह भी बताया है कि किसी भी पोर्ट टेलीकॉम कंपनी के अधिग्रहण में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकार चाहती है कि कंपनी बाजार में प्रतिस्पर्धा करे और टेलीकॉम सेक्टर में कम से कम 3 प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हो। केंद्र सरकार ने हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी राहत पैकेज का ऐलान किया था। 30 जून को समाप्त तिमाही तक कंपनी पर कुल कर्ज 1,91,590 करोड़ रुपए था, जिसमें स्पेक्ट्रम पेमेंट की देनदारी 1,06,010 करोड़ रुपए और एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू देनदारी 62,180 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अलावा बैंकों का 23,100 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें काफ़ी पैसा सरकारी बैंकों का है जो सरकार के हिस्से में आएगा। इसके अलावा हज़ारों करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी है। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 100% विदेशी निवेश को भी मंजूरी दे दी है। AGR की परिभाषा को बदलते हुए इससे गैर टेलीकॉम रेवेन्यू को बाहर किया जाएगा। AGR में ब्याज को कम करके 2% सालाना किया गया है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की नीलामी अब 20 साल की जगह 30 साल के लिए की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रिलायंस जियो के सक्रिय मोबाइल ग्राहकों की संख्या जुलाई में 61 लाख बढ़ी है। इस दौरान एयरटेल के सक्रिय कनेक्शनों की संख्या में 23 लाख की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के साथ रिलायंस जियो की बाजार हिस्सेदारी में भी इजाफा हुआ है। जुलाई के अंत तक जियो के मोबाइल के कनेक्शनों की संख्या 34.64 करोड़ थी। जुलाई में जियो की बाजार हिस्सेदारी 0.4% की वृद्धि हुई। इस तरह अब वह एयरटेल के साथ बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से शीर्ष पर है। एयरटेल ने जुलाई में 23 लाख कनेक्शन जोड़े। उसके सक्रिय ग्राहकों की संख्या बढ़कर 34.6 करोड़ हो गई है। जून में कंपनी ने 24 लाख नए कनेक्शन जोड़े थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय एयरटेल की बाजार हिस्सेदारी 0.10
8% के सुधार के साथ 35% हो गई है। नेक्स्ट अपडेट है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की बिजली क्षेत्र को ईंधन आपूर्ति पिछले महीने 11.4% बढ़कर 3.86 करोड़ टन पर पहुंच गई। यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि देश के ताप बिजली संयंत्र कोयले की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। देश के कोयला उत्पादनों में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80% है। पिछले साल अगस्त में बिजली इकाइयों को कोल इंडिया की आपूर्ति 3.46 करोड़ टन रही थी। चालू वित्त वर्ष में पहले 5 महीने अप्रैल से अगस्त में बिजली संयंत्रों को कोल इंडिया की आपूर्ति 27.2% बढ़कर 20.59 करोड़ टन पर पहुंच गई। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 16.18 करोड़ टन रहा था। इससे पहले कोल इंडिया ने कहा था कि वह बिजली संयंत्रों में स्टॉक बनाने में मदद को बहुस्तरीय प्रयास कर रही है। कोल इंडिया ने अपने ऊंचे भंडारण वाले स्रोतों से रेल सह सड़क मार्ग से कोयलों की पेशकश की थी। कोल इंडिया ने बयान में कहा कि 16 अगस्त तक 4.03 करोड़ टन भंडार वाली 23 खानों की पहचान की गई थी। नेक्स्ट अपडेट है शेयर बाजार में निवेश करने वाले हर शख्स चाहता है कि उसके पोर्टफोलियो में कुछ मल्टीबैगर शेयर शामिल हो। लॉन्ग टर्म में तगड़ा मुनाफा देने वाला ऐसा ही एक शेयर बजाज फाइनेंस है। पिछले 10 सालों में इसका शेयर प्राइस 63 रुपये से बढ़कर 7,786 रुपये तक पहुंच गया है। इस 10 साल में बजाज फाइनेंस के शेयरों ने 12,260% का रिटर्न दिया है। पिछले एक हफ्ते में बजाज फाइनेंस का शेयर 7,386 रुपये से बढ़कर 7,786 रुपये पर पहुंच गया। यानी सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में इसने 5.40% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो बजाज फाइनेंस का शेयर प्राइस 5,122 रुपये से बढ़कर 7,786 रुपये पर पहुँच गया। इस दौरान इसने 52% का रिटर्न दिया। वहीं पिछले एक साल में बजाज फाइनेंस का रिटर्न 150 रहा और इसका शेयर प्राइस 3,138 रुपये से बढ़कर 7,786 रुपये पर पहुँच गया है। नेक्स्ट अपडेट है अक्टूबर महीने में हर साल की तरह इस साल भी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की तरफ से फेस्टिव सीजन का आयोजन किया गया है। हालांकि इस साल के फेस्टिव ऑफर में दोनों कंपनियों के बीच ज़्यादा कड़ा मुकाबला होगा। वॉलमार्ट सामेत वाली कंपनी फ्लिपकार्ट ने कहा कि वह अपनी द बिग बिलियन डेज सेल की शुरुआत अमेज़ॉन के ग्रेट इंडिया फेस्टिवल से एक दिन पहले होगी। फ्लिपकार्ट ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 2021 का 8वां संस्करण इस साल 7 से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। अब कंपनी ने इसकी तारीख पीछे कर दी है। अब फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल का आयोजन 3 अक्टूबर को किया जाएगा जो 10 अक्टूबर तक चलेगी। अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2021 की शुरुआत 4 अक्टूबर को हो रही है। फ्लिपकार्ट समूह की कंपनी मिंत्रा भी 3 से 10 अक्टूबर तक अपना बिग फैशन फेस्टिवल आयोजित कर रही है। मिंत्रा के लॉयल्टी प्रोग्राम के मेंबर्स मिंत्रा इनसाइडर्स के लिए इसकी शुरुआत 1 से 2 अक्टूबर से है। बिग फैशन फेस्टिवल का अपकमिंग एडिशन 7,000 ब्रांड्स में से सबसे अच्छा कलेक्शन लेकर आए हैं जो कि 10 लाख स्टाइल्स का सबसे बड़ा स्टॉक पेश करता है, जो इसे इस त्योहारी मौसम में देश के सबसे बड़े फैशन प्रोग्राम में से एक बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।